आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में तराई हाथी रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने चीन सहित 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य की। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। अधिकांश जिलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 1 जनवरी तक अवकाश घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व और बहराइच जिले के कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व क्षेत्र की 30 वन रेंजों को मिलाकर 3072 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में तराई हाथी रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर बताया कि इसके साथ ही देश में अब 33 हाथी रिजर्व हो गए हैं, जो 80,755 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वन्य जीव संरक्षण की दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने कहा कि तराई हाथी रिजर्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सभी 5 वन रेंज को भी शामिल किया गया है। उन्होंने इसे वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अच्छा प्रयास बताया। केंद्र सरकार ने चीन सहित 6 देशों हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहां से भारत आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा से पहले आरटीपीसीआर जांच कराना अनिवार्य कर दिया है। इन देशों से आने वाले लोगों को 1 जनवरी से एयर सुविधा पोर्टल पर यह टेस्ट रिपोर्ट अपलोड भी करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले करानी होगी। इसके अलावा अन्य देशों से भी आने वाले सभी यात्रियों में से 2% का हवाई अड्डे पर आरटीपीसीआर टेस्ट भी किया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल और शोध तथा नवाचार के जरिए स्थानीय विकास को बढ़ावा दें। श्रीमती पटेल कल बरेली में रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा का लाभ व्यक्तिगत विकास के साथ साथ देश और समाज को भी हासिल हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कुलाधिपति श्रीमती पटेल ने कहा कि इसमें उच्च शिक्षा स्तर पर अनेक पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है, ताकि वैश्विक सतह पर युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को और अधिक सीखने के साथ साथ शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय के जरिए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के माध्यम से सराहनीय योगदान की प्रशंसा भी की। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने 843 विद्यार्थियों को उपाधियां और 84 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए। समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह और स्थानीय सांसद संतोष कुमार गंगवार भी मौजूद रहे। निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया में बड़े स्तर के बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके अनुसार अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालना संभव हो जाएगा। किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों को मतदान करने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आयोग की नई तकनीक की मदद से कहीं से भी मतदान कर सकते हैं। रिमोट वोटिंग के लिए आयोग ने बहुनिर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है। इस मशीन के द्वारा एक मतदान केंद्र से 72 विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान किया जा सकता है। इस संबंध में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की अगले महीने की 16 तारीख को बैठक बुलाई है। बैठक में तकनीकी दल और विशेषज्ञ बहुनिर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की जानकारी देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश विधान परिषद के 3 खंड स्नातक
और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य की गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर और बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक तथा इलाहाबाद, झांसी और कानपुर खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 30 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 12 जनवरी है। 16 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य सरकार महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। श्री मौर्य कल वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठनों और सामुदायिक निवेश निधि के वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इस तरह की पहल तथा प्रयास आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त और प्रभावी कदम साबित हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल बलरामपुर में मतदाताओं के साथ संवाद में लोगों से अपने मताधिकार का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने युवा मतदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि नौजवान देश का भविष्य हैं, उन्हें राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। मोटे अनाज की उत्पादकता पर कृषि मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इससे किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे में सुधार के माध्यम से कृषि को बढ़ावा देने के विशेष उपाय किए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जनपद का 34वां स्थापना दिवस कल कपिलवस्तु में मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा अर्चना की। समारोह को संबोधित करते हुए श्री पाल ने कहा कि शांति के लिए दुनिया को युद्ध की नीति छोड़कर बुद्ध की नीति का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और ये सभी जनपद वासियों के लिए गौरव की बात है। श्री पाल ने कहा कि राज्य सरकार जिले के विकास के लिए अनेक कदम उठा रही है। इसी क्रम में 24 करोड़ रुपए की लागत के विपश्यना केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। स्थापना दिवस समारोह के दौरान श्री पाल ने बौद्ध अनुयायियों को कंबल भी वितरित किए। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई स्थानों पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में अधिकतर स्थानों पर घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियों और विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है। राज्य के ज्यादातर जिलों और खास तौर पर पश्चिमी इलाके आज सुबह घने कोहरे में लिपटे रहे। सुबह दृश्यता काफी कम रही, इस वजह से ट्रेनें घंटों लेट हो गईं। वहीं उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन रात होते ही तापमान तेजी से नीचे गिर जा रहा है। अधिकांश जिलों में खराब मौसम की वजह से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सिखों के अंतिम गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व प्रदेश भर में कल धार्मिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी गुरुद्वारों में विशेष पूजा अर्चना के साथ सबद कीर्तन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने समाज को सत्य, न्याय और भलाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ आगे बढ़कर लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। श्री योगी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चलकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत और कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व में तराई हाथी रिजर्व बनाने की अधिसूचना जारी की। केंद्र सरकार ने चीन सहित 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य की। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया और प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी। अधिकांश जिलों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यालयों में 1 जनवरी तक अवकाश घोषित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।